कल्पना कीजिए एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की। अच्छा। वो जब भी कोई चाल चलता है ना, तो बोर्ड के हर एक मोहरे की स्थिति, हर एक संभावित चाल, मतलब उसके 10 कदम आगे के नतीजों को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है। बिल्कुल, शतरंज में तो सब कुछ सामने होता है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल सटीक, तार्किक और एकदम ठंडा होता है, कोई भावनाएं नहीं। सही बात है। शतरंज में कोई रहस्य नहीं है। बोर्ड पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। इसे तकनीकी भाषा में परफेक्ट इंफॉर्मेशन का खेल कहते हैं, जहां दोनों खिलाड़ियों के पास स्थिति की पूरी जानकारी होती है। फैसला पूरी तरह से गणित और तर्क पर निर्भर करता है। लेकिन अब जरा क्रिकेट के मैदान के बारे में सोचिए। मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज गेंदबाज यॉर्कर फेंक रहा है। उफ, वो भी क्या पल होता है। बिल्कुल, और बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड का भी अंश होता है। बाहर से देखने पर ये पूरी तरह से अंतर्ज्ञान, मतलब प्राकृतिक प्रतिभा और पलक झपकते लिए गए फैसलों का खेल लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से अराजक है ना? जहां हर गेंद पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पारंपरिक रूप से क्रिकेट को हमेशा इंसानी जज्बात, छठी इंद्रिय और उस खास दिन के दबाव को झेलने की क्षमता का खेल माना गया है। हाँ, वो जो गट फीलिंग होती है। एकदम सही। दशकों तक कप्तानों ने स्लिप में फील्डर लगाने या स्पिनर को गेंद थमाने का फैसला सिर्फ अपनी उसी गट फीलिंग के आधार पर लिया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस रोमांचक और अराजक सतह के ठीक नीचे आधुनिक क्रिकेट और खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग अब उस शतरंज के बोर्ड जैसा ही बनता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना, कि अब सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं रहा, बल्कि एक बेहद जटिल गणितीय मॉडल बन चुका है। पर आज के क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। खेल के मैदान में अंतर्ज्ञान की जगह अब धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिदम ले रहे हैं। मतलब डेटा ही नया भगवान है। हाँ, आप कह सकते हैं। जब दाव पर करोड़ों रुपए लगे हों, तो कोई भी फ्रेंचाइजी सिर्फ किसी की गट फीलिंग पर अपना भविष्य नहीं छोड़ सकती। सही बात है। एक समय था जब कोच किसी युवा को नेट में खेलते देखकर कहते थे कि लड़के में दम है और उसे टीम में ले लिया जाता था। हाँ, वो पुराना टैलेंट स्काउटिंग का तरीका। बिल्कुल। पर अब उस फैसले को स्प्रेडशीट्स, मशीन लर्निंग मॉडल और हर एक गेंद के माइक्रो एनालिसिस से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रोमांचक बदलाव को खंगालने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और इसके पीछे बहुत ठोस रिसर्च भी है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा की बुनियाद बहुत ही शानदार रिसर्च पर टिकी है। हमने कुछ बेहतरीन अकादमिक रिसर्च पेपर्स जैसे IJFMR और IJARC-CE और योर स्टोरी जैसे तकनीकी लेखों को खंगाला है। साथ ही मैड अबाउट स्पोर्ट्स और लोगान डेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। एकदम सही। इन सभी स्रोतों को हमने इसलिए खंगाला ताकि हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ सकें। इन सभी स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है कि क्रिकेट अब सिर्फ शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस भ्रम को तोड़ें कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये अब अनिश्चितता के बीच निर्णय लेने की कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गया है। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस खेल की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से असल में टूर्नामेंट का सीजन शुरू होता है, यानी ऑक्शन टेबल से। हाँ, मैदान से बहुत दूर उस बंद कमरे में जहां नीलामी की मेज सजी होती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि कई बार मैच मैदान पर नहीं बल्कि ऑक्शन टेबल पर ही जीत लिए जाते हैं। ये 100% सच है। 2015 से पहले के ऑक्शन और आज के ऑक्शन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अच्छा, पहले कैसा होता था? पहले टीमों की रणनीति बहुत सीधी और सरल होती थी। जो खिलाड़ी सबसे बड़ा स्टार है, जिसकी साख सबसे ज्यादा है, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं या विकेट लिए, बस उस पे सबसे बड़ी बोली लगाओ। यानी जो टीवी पर सबसे ज्यादा चमकता है वही सबसे महंगा बिकता था। एकदम सही। फोकस पूरी तरह से स्टार पावर और पिछले रिकॉर्ड पर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या बदला है? 2015 के बाद से एक ढांचागत बदलाव आया है। अब टीमें रोल बेस्ड या भूमिका आधारित इवैल्यूएशन कर रही हैं। रोल बेस्ड मतलब टीम में उसकी जगह क्या है ये देखकर। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे अब खिलाड़ी की कुल साख नहीं बल्कि टीम में उसकी एक खास भूमिका देखी जाती है।
राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों की रणनीतियां इसका परफेक्ट उदाहरण है। अरे हाँ, राजस्थान रॉयल्स का तो तरीका ही एकदम अलग लगता है। हाँ, वे एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जहां वे युवा और कम आंके गए टैलेंट पर भारी निवेश करते हैं। उनका फोकस डेटा प्रोफाइलिंग पर है, ना कि सिर्फ नाम पर। अच्छा, तभी वो नए नए लड़कों को ले आते हैं। बिल्कुल, इसी प्रोफाइलिंग के जरिए उन्होंने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को पहचाना या ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी को मौका दिया। ध्रुव जुरेल तो सच में बहुत शानदार खोज रहे हैं। और गुजरात टाइटंस का तरीका भी कुछ अलग है ना? वो तो शायद बड़े नामों के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। हाँ, गुजरात टाइटंस ने क्रिकेट में असली मनी बॉल अप्रोच को अपनाया है। मनी बॉल, वो जो बेसबॉल वाली फिल्म थी, एकदम वही। मनी बॉल का मतलब है उन कौशलों की पहचान करना जिन्हें बाजार कम आंक रहा है, लेकिन जो मैच जिताने में सबसे अहम है। दिलचस्प है। वे बड़े सुपरस्टार्स के पीछे भागने के बजाय उन खिलाड़ियों को चुनते हैं जिनकी भूमिका स्पष्ट है। राहुल तेवतिया या आर साई किशोर जैसे खिलाड़ी शायद दुनिया के सबसे बड़े नाम ना हो। हाँ, वो विराट कोहली या धोनी तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उनके खास रोल्स जैसे दबाव में फिनिश करना या पावर प्ले में रन रोकना डेटा के हिसाब से टीम को जिताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, क्या इस अत्यधिक गणितीय दृष्टिकोण ने क्रिकेट का जो प्राकृतिक रोमांच है, जो एक अनिश्चितता का मजा है, उसे कम नहीं कर दिया है? ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि कोई सुपरमार्केट गया और बस सबसे महंगे मसाले उठा लाया। हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जेब में सिर्फ 100 रुपए हो और उसी 100 रुपए में एक शानदार 5 कोर्स मील तैयार करने की चुनौती हो, जहां ये तय करना है कि पत्ता गोभी को भी कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए ताकि महंगी डिश की कमी ना खले। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यही वो चुनौती है जो असल में इस रोमांच को एक नए स्तर पर ले जाती है। सच में? हाँ, क्योंकि ऑक्शन कोई खुला बाजार नहीं है जहाँ अनंत पैसा हो। ये एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। एक मिनट, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में इसका मतलब है प्रतिबंधों या सीमाओं के भीतर रहते हुए सबसे बेहतरीन परिणाम हासिल करना। मतलब बजट वाली बात? सिर्फ बजट नहीं, हर टीम के पास खर्च करने के लिए एक तय सीमा या सैलरी कैप है। मान लीजिए 125 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके अलावा उनके पास अधिकतम 25 खिलाड़ियों की जगह है और 8 विदेशी खिलाड़ियों की सख्त सीमा है। ऐसे में हर एक बोली की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या अवसर लागत। यानी एक जगह पैसा लगाया तो दूसरी जगह कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। अगर एक टीम किसी स्टार खिलाड़ी पर 20 करोड़ लुटा देती है तो उसके पास बाकी के 24 खिलाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए ये गणित खेल को नीरस नहीं बनाता, बल्कि ये टीमों को मजबूर करता है कि वो छुपे हुए टैलेंट को खोजें, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चूंकि नीलामी में खिलाड़ियों को उनके खास रोल के लिए चुना जा रहा है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि उन रोल्स को मापा कैसे जाता है। यही तो सारा खेल है डेटा का। क्योंकि अगर हम पारंपरिक आंकड़ों को देखें, जैसे किसी बल्लेबाज का औसत 40 का है या किसी गेंदबाज ने 20 विकेट लिए हैं, तो वे तो पूरी कहानी बयान नहीं करते। एकदम सही पकड़े हैं। यहीं से पारंपरिक आंकड़ों और नए एनालिटिक्स मैट्रिक्स के बीच का असली अंतर सामने आता है। अब औसत के पार देखा जा रहा है। औसत के पार मतलब? T20 क्रिकेट में 35 गेंदों पर 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी से कहीं ज्यादा अहमियत उस खिलाड़ी की है जो 10 गेंदों पर 30 रन बना दे। ये बात सही है। बल्लेबाजों के लिए अब उनका कुल औसत मायने नहीं रखता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो ये ऐसा है जैसे किसी कर्मचारी का मूल्यांकन इस बात से नहीं हो रहा कि वो ऑफिस की कुर्सी पर रोज कितने घंटे बैठा रहता है। हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है। बल्कि इस बात से हो रहा है कि जब कंपनी पर सबसे ज्यादा दबाव था, किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, तब उसने कितने सही और तेज फैसले लिए। एकदम सही। क्रिकेट में भी अब इम्पैक्ट या प्रभाव देखा जाता है। डेटा एनालिस्ट अब डॉट बॉल प्रतिशत और बाउंड्री प्रतिशत देखते हैं। यानी वो कितनी गेंदें खाली छोड़ रहा है और कितनी बाउंड्री मार रहा है। हाँ, और ये भी देखा जाता है कि बीच के ओवरों में, मान लीजिए 7 से 15 ओवर के बीच जब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हो, तब किसी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट क्या है। अच्छा, स्थिति के हिसाब से। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम में इतने सफल इसलिए हुए क्योंकि स्पिनरों के खिलाफ बीच के ओवरों में उनका डॉट बॉल प्रतिशत बहुत कम और बाउंड्री प्रतिशत बहुत ज्यादा था। अरे वाह, मतलब वो लगातार गैप्स में खेल सकते थे। हाँ, और अब तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने इस गणित को और भी जटिल कर दिया है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने तो जैसे बल्लेबाजों को एक एक्स्ट्रा लाइफ दे दी है ना। बिल्कुल।
हमारे स्रोतों के अनुसार इस नियम ने बल्लेबाजी के जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया है। वो कैसे? टीमों को पता है कि उनके पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज आ सकता है, इसलिए वे शुरुआत से ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यही कारण है कि अब 200 से अधिक के स्कोर्स इतने आम हो गए हैं। रुको, अगर बल्लेबाजों का आकलन इस तरह से हो रहा है तो गेंदबाजों का क्या? वहाँ भी तो कुल विकेटों की गिनती अब पुरानी बात हो गई होगी। बिल्कुल, गेंदबाजों के लिए अब फेज वाइज इकोनॉमी देखी जाती है। फेज वाइज इकोनॉमी यानी कोई गेंदबाज पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में कैसा प्रदर्शन करता है और आखिरी के डेथ ओवरों में कैसा। कुल विकेटों से ज्यादा यॉर्कर एग्जीक्यूशन रेट और बाउंड्री प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाता है। मतलब उसने कितने यॉर्कर सही जगह फेंके? हाँ, जसप्रीत बुमराह इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बुमराह तो वैसे भी मतलब किसी डेटा से परे लगते हैं, लेकिन डेटा उनके बारे में क्या कहता है? हो सकता है किसी मैच में बुमराह को सिर्फ 1 विकेट मिले और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए हों। पारंपरिक नजरिए से ये एक साधारण प्रदर्शन लग सकता है। हाँ, लोग कहेंगे कि सिर्फ एक ही विकेट लिया। लेकिन अगर वो 24 रन डेथ ओवरों में आए हैं, जहां बाकी गेंदबाज 50 रन लुटा रहे हैं, तो उनका वो स्पेल किसी दूसरे गेंदबाज के 3 विकेट और 45 रन वाले स्पेल से कहीं ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। कमाल है, डेटा सच में नजरिया बदल देता। रन और ऑगमेंटेड रियलिटी से खिलाड़ियों की शारीरिक स्थिति का रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है। 1 मिनट, मतलब उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये भी ट्रैक हो रहा है? बिल्कुल, ट्रेनिंग और मैच के दौरान खिलाड़ियों के हार्ट रेट, उनकी सांस लेने की गति, स्प्रिंट की स्पीड और फिटनेस के स्तर को लगातार मॉनिटर किया जाता है। ओह माय गॉड! इससे पता चल जाता है कि कोई खिलाड़ी थकान के किस स्तर पर है और उसे चोट लगने का कितना जोखिम है। जब हमारे पास खिलाड़ियों के ये सारे इतने जटिल मैट्रिक्स आ जाते हैं, हार्ट रेट से लेकर डॉट बॉल प्रतिशत तक, तो अगला कदम क्या होता है? आप ही सोचिए, क्या कोई इंसान इन्हें प्रोसेस कर सकता है? जाहिर है कोई इंसान इन लाखों डेटा पॉइंट्स को अपने दिमाग में तो प्रोसेस नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। यहीं प्रवेश होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। ये क्रिकेट एनालिटिक्स का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है। अच्छा। शोध बताते हैं कि मैच के नतीजों की भविष्यवाणी करने के लिए अब मशीन लर्निंग मॉडल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। इनमें से एक बहुत ही प्रमुख मॉडल है XGBoost। XGBoost, मैंने कई जगह इस XGBoost का नाम पढ़ा है, लेकिन ये असल में करता क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम है। क्या ये सच में मैच शुरू होने से पहले बता सकता है कि कौन जीतेगा, या ये सिर्फ एक अंदाजा लगाने वाली मशीन है? ये सिर्फ अंदाजा नहीं लगाता। रिसर्च बताती है कि XGBoost ने मैच की भविष्यवाणी करने में लगभग 78.45% की सटीकता हासिल की है। 78%? सच में? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये क्रिकेट के डेटा में छिपे उन गैर रेखीय या नॉन लीनियर रिश्तों को समझ सकता है जिन्हें इंसान या साधारण कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं देख पाते। नॉन लीनियर रिश्ते, इसे अगर हम किसी क्रिकेट के उदाहरण से समझें तो कैसे समझेंगे? देखिए, साधारण या लीनियर रिश्ता समझना आसान है। पिच अच्छी है तो रन ज्यादा बनेंगे, ये लीनियर है। ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन नॉन लीनियर बहुत जटिल होता है। मान लीजिए पिच बहुत अच्छी है, यानी रन ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन हवा में नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो 80% से ज्यादा है। अब इंसानी दिमाग शायद इसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन XGBoost कैलकुलेट करेगा कि 80% नमी का मतलब है गेंदबाजों को पसीना आएगा, गेंद गीली होगी, स्पिनर्स गेंद को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे! और अचानक से बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। इंसान इस कॉम्बिनेशन को मिस कर सकता है, लेकिन मशीन इन सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ के नतीजा निकाल लेती है। कमाल है यार, मतलब वो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं देख रहा, वो मौसम, ओस, पिच की मिट्टी, सब कुछ एक साथ प्रोसेस कर रहा है। और डेटा बताता है कि अकेले टॉस के नतीजे और पिच या वेन्यू के परिस्थितियों का मैच की भविष्यवाणी में 30 से 35% तक का प्रभाव होता है। मशीन इन सब को कैलकुलेट करती है। लेकिन एक सेकेंड, ये सब डेटा तो बहुत भारी होता होगा। मैच के दौरान जब एक कप्तान को कुछ सेकंड में फैसला लेना होता है कि अगली गेंद कौन फेंकेगा, तो क्या ये सारा एनालिसिस उस तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगा था? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। लेटेंसी या देरी की इस समस्या को सुलझाने के लिए एज कंप्यूटिंग का उपयोग किया जा रहा है। एज कंप्यूटिंग, ये क्या होता है? एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए किसी दूर के सर्वर पर नहीं भेजा जाता। अच्छा, मतलब इंटरनेट से दूर कहीं नहीं जाता। हाँ, प्रोसेसिंग की शक्ति वहीं लाई जाती है जहाँ डेटा बन रहा है।
यानी स्टेडियम के सर्वर में या सीधे डगआउट के कंप्यूटर में। तो इससे क्या होता है? इससे ब्रॉडकास्टर्स, कोचों और डेटा एनालिस्ट्स को बिना किसी देरी के मिली सेकेंड्स में रियल टाइम डेटा मिल जाता है। मतलब पलक झपकते ही डेटा स्क्रीन पर। बिल्कुल। इसके अलावा खेल के बाहर भी तकनीक का भारी इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP का इस्तेमाल खिलाड़ियों के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर फैन सेंटिमेंट का एनालिसिस करने के लिए किया जा रहा है। अरे वाह, मतलब सोशल मीडिया पर लोग क्या सोच रहे हैं ये भी डेटा का हिस्सा बन चुका है। हाँ, और जो फैंटेसी लीग्स है वहाँ पारदर्शी पेआउट्स के लिए ब्लॉकचेन तकनीक तक का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लॉकचेन भी आ गया क्रिकेट में। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सभी तकनीकें अलग अलग काम नहीं कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं? ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही हैं जो हर मैच, हर गेंद और हर सीजन के साथ लगातार सीख रहा है और खुद को बेहतर बना रहा है। मशीन लर्निंग की यही खासियत है, ये हर नई जानकारी के साथ और ज्यादा सटीक होती जाती है। लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? अगर मशीनें इतनी ही स्मार्ट हैं, अगर XG बूस्ट मॉडल 78% से ज्यादा सही हैं, हर छोटी बड़ी चीज डेटा से ही तय हो रही है, हाँ। तो फिर टीमें मैच हारती क्यों हैं? ऑक्शन की मेज पर इतनी बड़ी गलतियां क्यों होती हैं कि बाद में फ्रेंचाइजी को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़े? ये सवाल सीधा उस बिंदु पर वार करता है जहां डेटा की सीमाएं शुरू होती हैं, क्योंकि मशीनें परफेक्ट नहीं हैं। अच्छा। T20 क्रिकेट में डेटा का सबसे बड़ा दुश्मन है स्मॉल सैंपल साइज, यानी डेटा पॉइंट्स की कमी। इससे थोड़ा और समझाएं, क्या T20 में डेटा कम होता है? हाँ, एक टेस्ट मैच में बल्लेबाज 200 गेंदें खेल सकता है, वनडे में 100 गेंदें। लेकिन T20 में एक सीजन में किसी खिलाड़ी को अपनी क्षमता साबित करने के लिए शायद सिर्फ 10 या 15 पारियां ही मिलती हैं। और हर पारी में 15-20 गेंदें। बिल्कुल। इतने कम डेटा पॉइंट्स के कारण बहुत ज्यादा अस्थिरता होती है। अस्थिरता मतलब समझ नहीं आता कि खिलाड़ी सच में अच्छा है या नहीं। हाँ, मॉडल ये फर्क नहीं कर पाता कि किसी खिलाड़ी ने जो 3 छक्के मारे वो उसकी असली स्किल थी या सिर्फ उस दिन की किस्मत और खराब गेंदबाजी का नतीजा। यानी तुक्के को स्किल मान लेने का खतरा हमेशा बना रहता है। एकदम सही। और शायद संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट की भी कमी होती होगी। जो चीज एक देश में काम कर रही है वो दूसरे में शायद ना करे। बिग बैश लीग का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से साबित करता है। ऑस्ट्रेलिया वाला टूर्नामेंट? हाँ, राइली मेरेडिथ और टाइमल मिल्स जैसे तेज गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में बहुत सफल रहे, उन्हें बड़ी उम्मीदों और भारी कीमत के साथ IPL में लाया गया। हाँ, मुझे याद है, उन पे बहुत पैसा लगा था। लेकिन वे यहाँ बुरी तरह विफल हो गए। डेटा ये नहीं पढ़ पाया कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों की तेज गति और उछाल भारत की धीमी और स्पिन अनुकूल पिचों से बिल्कुल अलग है। और वो पिचों का फर्क मशीन नहीं समझ पाई। खेलने का जो मानसिक दबाव है उसे कोई भी विदेशी लीग मैच नहीं कर सकती। और सिर्फ मैदान पर ही नहीं, मुझे लगता है नीलामी की मेज पर भी इंसान अक्सर मशीनों को मात दे देते हैं अपनी भावनाओं के जरिए। बिल्कुल। जब ऑक्शन चल रहा होता है तो मॉडल ने हर खिलाड़ी के लिए एक अधिकतम कीमत तय की होती है, लेकिन जब 2 टीमों की नाक का सवाल बन जाए तो सारे मॉडल धरे के धरे रह जाते हैं। इसका सबसे ताजा और सटीक उदाहरण है KKR द्वारा वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए में खरीदना। बाप रे, वो तो बहुत बड़ी रकम थी। दुनिया की किसी भी डेटा मॉडल ने उनकी ये कीमत नहीं लगाई होगी, लेकिन यहाँ रीसेंसी बायस यानी हालिया प्रदर्शन का प्रभाव हावी था। हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा किया था। साथ ही एक ऐसे खिलाड़ी से जुड़ी भावनाएं जिसने टीम को पहले सफलता दिलाई हो, वो भावनाएं ऑक्शन टेबल पर सारे गणित पर भारी पड़ गईं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद आज तक कोई डेटा वैज्ञानिक या मशीन माप ही नहीं सकी हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण ले लीजिए। धोनी का पूरा करियर इस बात का प्रमाण है कि इंसान मशीनों से कहीं आगे देख सकता है। सच में? उनकी लीडरशिप, उनका खेल को पढ़ने का तरीका और सबसे अहम बात, दबाव के उन भयानक पलों में उनका बिल्कुल शांत रहना। वो तो किसी स्प्रेडशीट में नहीं आ सकता। जब रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा हो, तब स्टंप्स के पीछे उनकी मौजूदगी जो असर डालती है, उसे आप किसी XG बूस्ट मॉडल में नहीं डाल सकते। व्यक्तिगत रूप से उनके बल्लेबाजी मैट्रिक्स शायद पहले जैसे ना रहे हों, लेकिन उनकी टीम के हर एक खिलाड़ी को उनसे जो आत्मविश्वास मिलता है, उसे किसी भी फॉर्मूले से मापना नामुमकिन है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या तकनीक और डेटा कभी इंसान की उस छठी इंद्री या गट फीलिंग की पूरी तरह से जगह ले पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। या क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का ही खेल रहेगा, ने वाला कोई जादूगर नहीं है। मतलब उस पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। ये अंधभक्ति के लिए नहीं है। डेटा T20 क्रिकेट की अनिश्चितता
और इंसान के जज्बातों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता और नहीं उसे ऐसा करना चाहिए। इसका असली काम सिर्फ कोच और कप्तान को एक बेहतर तार्किक ढांचा देना है जिससे वे अपनी क्रिकेटिंग समझ का और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और ये बात सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इस पूरी चर्चा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने करियर या निवेश के फैसले लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम जानकारी जुटाते हैं, डेटा देखते हैं, बाजार का विश्लेषण करते हैं। ये सब अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए होता है। हम अनिश्चितता को कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ताकि नुकसान कम हो। लेकिन अंत में सीमित जानकारी के बीच जो आखिरी फैसला होता है वो हमारा अपना इंसानी फैसला ही होता है। डेटा सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना हमें ही पड़ता है। खेल का मानवीय पहलू हमेशा रहेगा। मशीनें हमें ये बता सकती हैं कि अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है, लेकिन वे ये तय नहीं कर सकती कि उस एक खास पल में कोई इंसान अपने डर से कैसे निपटेगा। बहुत सही बात है। लेकिन जाने से पहले एक ऐसे भविष्य के बारे में विचार करना जरूरी है जिसकी तरफ ये तकनीक हमें ले जा रही है। एक ऐसा विचार जो शायद थोड़ा डरावना भी है और अद्भुत भी। वो क्या विचार है? सोचने वाली बात है। एक ऐसा समय आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेरिएबल बायोमेट्रिक डेटा इतना ज्यादा उन्नत हो जाएगा कि वो किसी खिलाड़ी की मांसपेशियों की थकान या उसके मानसिक बर्नआउट की भविष्यवाणी उस खिलाड़ी की खुद महसूस करने से पहले ही कर देगा। हाँ, अच्छा, मतलब मशीन बता देगी कि अगले हफ्ते इस खिलाड़ी का कंधा चोटिल होने वाला है। बिल्कुल, मशीन पहले ही अलर्ट दे देगी। यानी खिलाड़ी खुद कह रहा है कि वो खेलने के लिए पूरी तरह फिट है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा कोई एनालिस्ट कह रहा है कि नहीं, तुम्हें आराम करना होगा। एकदम सही। तब क्या होगा जब डेटा ये पूरी तरह से तय करेगा कि कोई खेलने के लायक है या नहीं, भले ही वो खिलाड़ी खुद को 100% फिट और तैयार मानता हो? ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो जाएगी, है ना? क्या ये खिलाड़ियों के लंबे करियर के लिए एक वरदान साबित होगा या फिर ये एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां किसी इंसान के शरीर और उसके जैविक डेटा पर एक फ्रेंचाइजी का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो खिलाड़ी फिर भी अपनी मर्जी का मालिक रहेगा या हमारी उस शतरंज की बिसात का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा जिसकी हर चाल कोई एल्गोरिदम तय कर रहा है? ये सिर्फ खेल का नहीं बल्कि इंसानी आजादी और डेटा के बीच के टकराव का एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद तकनीक के पास नहीं बल्कि आने वाले वक्त के पास है। अगली बार जब टूर्नामेंट के मैदान पर कोई कप्तान एकदम से चौंकाने वाला फैसला ले तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि उस एक फैसले के पीछे न जाने कितने हजारों डेटा पॉइंट्स, मशीन लर्निंग के मॉडल्स और एल्गोरिदम्स का हाथ हो सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी परतों को खोलना अभी बाकी है।